करीब 74 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम शिवचरण राम रतन गुप्ता होता है। वो बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। जब बीमार था तो लगातार वो वृद्धाश्रम की जो संचालक था उसकी तरफ देखता था। वृद्धाश्रम का संचालक भी उस बुजुर्ग के पास आता था पूछने के लिए कि अब तुम कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो। लेकिन बुजुर्ग आदमी सिर्फ एक ही बात कहता था कि घर से कोई आया कि नहीं आया। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति जब बार बार एक ही सवाल करता था तब वृद्धाश्रम का संचालक बस एक ही बात कहता था, कोई नहीं आया। और ऐसे ही करते करते 20 दिन का समय बीत जाता है। जैसे 20 दिन का समय बीत जाता है तो उसके बाद उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार होना था और उसकी ख्वाहिश थी कि घर से कोई तो आए कम से कम उसका अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश भी बिल्कुल अधूरी रह जाती है जब वृद्धा आश्रम के संचालक ने उसकी बेटियों को फ़ोन करने के बाद सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, उनका अंतिम संस्कार करना है। तुम्हारे पिताजी यही चाहते थे कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन बेटियों ने कहा कि बहुत दूरी है, हम लोग आ नहीं सकते, हम लोग बहुत बिज़ी हैं, एक काम ज़रूर कर लेना, हम 5100 रुपये तुम्हें भेज रहे हैं, एक काम करना, उनका ठीक ठाक तरीके से अंतिम संस्कार करा देना, साथ ही वीडियो बनाकर भेज देना ताकि हम उन्हें देख सकें। बस वीडियो बन जाती है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और जैसी वीडियो वायरल होती है चारों तरफ इसी बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर से। मुंबई शहर में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शिवचरण राम रतन गुप्ता। दरअसल ये कपड़े का व्यापारी होता है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, ठीक ठाक व्यक्ति था और बड़े पैसे वाला व्यक्ति था। इसकी पत्नी का नाम होता है मीना गुप्ता। 3 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम होता है अनीता, दूसरी बेटी का नाम होता है निशा और तीसरी बेटी का नाम होता है प्रिया। जब कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो वो अपने बेटियों को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा था, लिखा रहा था ताकि बेटियां आगे चलकर कामयाब हो जाएं। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका बिजनेस व्यापार लगातार ठप होता चला जाता है। पूरा बिजनेस बिक जाता है, यानी कि जब ख़त्म हो जाता है तब वो सिर्फ घर में रह रहा था और हालात कुछ ऐसे भी पैदा हो जाते हैं कि उसका घर भी बिक जाता है। लेकिन इस बीच में ना तो उसने अपनी बेटियों को पढ़ाना छोड़ा और ना ही उनकी परवरिश में किसी तरह की कोई कमी छोड़ी। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जब बेटी बड़ी हो जाती हैं तो उनकी बेटियों की फिर धूमधाम से शादी भी कर दी जाती है। एक बेटी जिसकी नौकरी लग जाती है नेपाल के काठमांडू में, जिसका नाम होता है अनीता। दूसरी बेटी होती है जिसके उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में, जिसका नाम निशा होता है, वो शिक्षा विभाग से जुड़ जाती है। तीसरी बेटी जो होती है वो मुंबई में रह के, प्रिया नाम की लड़की, वो अपना काम कर रही थी। माता और पिता इसमें शिवचरण राम रतन गुप्ता होते हैं और उनकी पत्नी मीना गुप्ता, वो अपनी सबसे छोटी वाली बेटी के साथ मुंबई शहर में रह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने माता पिता जो थे वो साथ भले ही रह रहे थे, लेकिन बेटी की आंखों में वो ही खटकने लगते हैं। जब वो परेशान होने लगते हैं तब उन्होंने फैसला कर लिया कि चलो एक काम करते हैं, अब मुंबई शहर को छोड़ देते हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं रहा, बेटियां नहीं रहीं। एक बेटी है तो वो इतना प्यार लाड़ नहीं करती है, इसलिए हम उन लोग उनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो यहाँ से चलते हैं। अब पति और पत्नी यानी कि शिवचरण और जो मीना होते हैं वो मुंबई छोड़कर सीधा दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। महज थोड़ा सा सामान होता है, जो कपड़े थे बस वही बाकी बचा था, बाकी सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका था, बेकार हो चुका था। यहाँ से जब दिल्ली आते हैं कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद जब बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप कब तक ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे, इसलिए आप एक काम करो, हरियाणा के सोनीपत में बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ पर बुज़ुर्गों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। तुम जैसे कई लोग वहाँ पर मिल सकते हैं, तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी, तुम्हारा वहाँ पर मन भी लगा रहेगा। पति और पत्नी ये फैसला करते हैं और सोनीपत में जाकर एक वृद्धाश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ अपने जैसा माहौल देखते हैं, अपने जैसे माहौल के लोगों को देखते हैं, अपनी जैसी बातें देखते हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि इस बीच में वो तीनों बेटियों से बारी बारी से
बातचीत भी कर लिया करते थे। लगभग 1 साल के आसपास तक तो वहाँ रहते हैं, लेकिन इसी बीच में उनकी जो पत्नी होती है मीना गुप्ता, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी पत्नी ने कहा अपने पति से कि मेरी बेटियों को देखने की बहुत इच्छा हो रही है, ख्वाहिश हो रही है, एक बार बेटियों से बात करा दो, उनसे मुलाकात करा दो। जब बात करने की बात आती है, मुलाकात करने की बात आती है, तो मुलाकात तो हो नहीं पाती, लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से बेटियों से बात ज़रूर हो जाती है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मीना गुप्ता बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है और देखते ही देखते वो एक दिन ख़त्म भी हो जाती है। पिता ने अपनी बेटियों को सूचना दी कि तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार होना है, बेटियों एक बार आ जाओ। लेकिन बेटियों के पास टाइम नहीं था और बेटियों ने कोई ना कोई बहाना करने के बाद पिता से कहा, पिताजी आप ही सब कुछ कर लीजिए, हम लोग आ नहीं पाएंगे। बेटियां आ नहीं पाती हैं और पिता ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार जब करा दिया, उसके बाद फिर वो टूट जाता है। जहाँ देखो वहाँ पर उसे अपनी पत्नी की याद सताती थी। जिस चेयर पर वो बैठती थी, जिस जगह पे वो सोती थी, जैसे काम करती थी, कोई बर्तन का यूज़ करती थी, हर वो सामान अपनी पत्नी की उसकी ये याद दिलाता था। तो उसने फैसला कर लिया, एक दिन वृद्धाश्रम के संचालक के पास जाता है, हाथ जोड़ के कहता है कि मैं अब आपके वृद्धाश्रम में रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मुझे मेरी पत्नी की याद आती रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा दो। जैसे वृद्धाश्रम के संचालक ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप एक काम करिए, दूसरी जगह चले जाइए। दरअसल वो व्यक्ति फिर सोनीपत के सेक्टर 7 में समाज कल्याण शिक्षा समिति के नाम से एक और वृद्धाश्रम होता है, वो व्यक्ति जाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ करीब करीब 24-25 और वृद्ध रह रहे थे। उनके साथ रहता है, रहने के बाद वो खुश होने की कोशिश कर रहा था। अपना जो वक्त था, अपना जो समय था, अपने आप को वो बांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा उसे अपनी पत्नी की याद आती ही रहती थी। लेकिन जब दूसरों का दर्द सुना, तकलीफ़ सुनी, तब जाके शायद थोड़ा-सा उसके अंदर हिम्मत आने लगती है। वक्त ऐसे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी जो सेहत थी लगातार डाउन होती चली जाती है। तीनों जो बेटियां होती हैं, चाहे वो आज़मगढ़ वाली हो, चाहे वो काठमांडू वाली हो या फिर मुंबई वाली हो, तीनों बेटियां अपने पिता से बात ज़रूर कर लिया करती थीं, लेकिन वो आने की शायद उन्होंने कभी ज़हमत नहीं उठाई। ये जुलाई 2026 की बात होती है। जो वृद्धाश्रम का संचालक होते हैं, आनंद जिनका नाम होता है, आनंद ने एक दिन एक बेटियों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लगी है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप एक काम करो, उनसे मुलाकात कर लो, वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। उन बेटियों ने कोई ना कोई बहाना करना शुरू कर दिया। एक बेटी जो कि सोनीपत से लगभग 790 किलोमीटर दूर यानी कि आज़मगढ़ में रह रही थी, दूसरी बेटी सोनीपत से लगभग 1434 किलोमीटर दूर जो मुंबई में रह रही थी, एक बेटी जो काठमांडू में 1017 किलोमीटर के दूर रह रही थी। लेकिन तीनों बेटियों ने दूरी का बहाना, समय का बहाना, काम का बहाना करने के बाद ऐसे वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है और 20 दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। यानी कि 3 अगस्त 2026 को एक बार फिर से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टरों को भी दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। 4 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास उस बुजुर्ग व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, तब वहाँ के वृद्धा आश्रम के संचालक ने तीनों बेटियों को बारी बारी से सूचना दी कि आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, आप उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ जाइए। लेकिन तीनों बेटियों का वही बहाना जो माँ के उसमें था, वही बहाना पिता के उसमें बहाना कर दिया, समय नहीं है, हम आ नहीं पाएंगे, एक काम करो, ये कुछ पैसे दे रहे हैं, ये 5100 रुपये ले लो, आप इनका अंतिम संस्कार करा देना और जो भी कुछ कराओ उसका वीडियो ज़रूर बना लेना ताकि हम देख सकें कि आखिरकार क्या है। तभी एक बेटी ये सब कुछ लाइव अपनी आंखों से देख रही थी जो हो रहा था। बातचीत करते हुए वो पूछ रही थी कि चिता कितनी देर में जलेगी, जैसे क्या उसके पास 10-15 मिनट का भी समय ना हो। पूछा जाता है कितना समय लगेगा, तो जो चिता को जलवा रहे थे, जो वहाँ काम करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि करीब 10 से 15 मिनट लगेगा। वो बेटी जो वीडियो पर बातचीत कर रही थी, कॉल पर थी, तभी उस बेटी ने लाइव ये कह दिया कि अभी हमें नहाना भी है, चूल्हा भी जलाना है, खाना भी खाना है,
इस तरह की बात जब कही जाती है तो ठीक है, एक काम करना, अब सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे भेज ज़रूर देना। जब ये बात कही जाती है, फ़ोन कट हो जाता है, उसके बाद वो अंतिम संस्कार हो जाता है। इसी बीच में जो आश्रम के संचालक होते हैं वो सोच रहे थे कि शायद ये इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, लेकिन फूल चुनने के लिए ज़रूर आएंगे, यानी कि जो अस्थियां होंगी उसको विस्थापित करने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन विसर्जित करने के लिए भी शायद उनके पास वक्त नहीं था। उधर से फिर सूचना आती है कि एक काम करो, जब आपने इतना सारा काम कर लिया है तो ये भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। जब ये कहा जाता है, कुछ देर के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाता है। तीनों बेटियों की जो करतूत थी ज़माने के सामने जब आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने अपनी बेटियों को पालने पोसने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिसमें तीनों बेटियों को कामयाब भी कर दिया, उसके बावजूद भी उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते। लेकिन पिता इतना बड़ा दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने से पहले उस व्यक्ति ने एक इच्छा जाहिर की थी कि जो उसकी आंखें होंगी ना, वो किसी को दान कर दी जाए। जब उस व्यक्ति की मौत होती है तो उसके बाद डॉक्टरों की टीम आती है, सह सम्मान उस व्यक्ति की जो दोनों आंखें होती हैं वो दान कर दी जाती हैं। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस नेचर का व्यक्ति रहा होगा। और उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में उनकी बेटियां शामिल नहीं होती हैं। और जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो लोग उन बेटियों को सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। शायद उन्होंने जो किया है वो इस बात को भी कभी नहीं भूल पाएंगी, और जो लोग उन्हें जानेंगे, पहचानेंगे तीनों बेटियों को, तो उन्हें जब भी देखेंगे उनके पिता की तस्वीर, उन पिता की बातें उन लोगों के दिमाग में रहेंगी। उन बेटियों को कभी शायद उतना मान सम्मान इस समाज से, इस देश से कभी मिल पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं, वाकई जिसमें वृद्धाश्रम जो चलाते हैं, उनकी भी मैं हिम्मत की दाद दूंगा, उनको भी बार बार सैल्यूट कि उन्होंने इतने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं। और साथ ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी जिसने जाते जाते भी वो अपनी आँखों को दान कर गया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।